हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जिस लास्ट क्लास में हमने लैपोर्ट सिलेक्शन रूल डिस्कस किया था, राइट? और उसमें हमने ये देखा था, इफ ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन डेल एल इज इक्वल टू 1 हो तो वो ट्रांजिशन लैपोर्ट अलाउड होगा, राइट? यही देखा था ना, लैपोर्ट अलाउड होगा। इफ डेल एल इज इक्वल टू 0 हो तो वो ट्रांजिशन लैपोर्ट फॉरबिडन होगा। एल क्या था, कैसे आया था, सब एक्सप्लेन किया गया था, है ना? ऐसे ही था, लैपोर्ट फॉरबिडन होगा। ठीक, फिर इस अकॉर्डिंग हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे थे कि इस तरीके से तो एस टू एस ट्रांजिशन, पी टू पी ट्रांजिशन एंड डी टू डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, सुनिएगा, ट्रांजिशन तो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट सिलेक्शन रूल फॉरबिडन है। ठीक है ना, फॉरबिडन है। ओके, तो हम हम क्या पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? एक्चुअल में इस चैप्टर का बेस क्या है? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस है ना? ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में क्या है? डी ट्रांजिशन होता है, वहां सारा खेल डी ऑर्बिटल का बताया था सीएफटी ने, तो याद है ना आपको? अगर डी में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो डी ट्रांजिशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही दो टाइप का होता है, एक तो चार्ज ट्रांसफर होता है और एक डी ट्रांजिशन होता है, और इस डी ट्रांजिशन को इसने तो फॉरबिडन बता दिया। ठीक है, लेकिन लैपोर्ट के अकॉर्डिंग कुछ कॉम्प्लेक्सेस के डी ट्रांजिशन जो है, कुछ बता रही हूँ मैं ना, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के डी ट्रांजिशन लैपोर्ट पार्टली अलाउड होते, अलाउड नहीं, पार्टली अलाउड। पार्टली अलाउड का मतलब समझ रहे हो? यानी जो लैपोर्ट सिलेक्शन रूल है ये वाला, फॉरबिडन के लिए जो बताया, इसमें थोड़ी छूट मिली हुई है, कुछ रिलैक्सेशन है। ठीक है, वो हम आज देखने वाले हैं कि क्या रिलैक्सेशन दिया लैपोर्ट ने अपने सिलेक्शन रूल में, कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए डी ट्रांजिशन लैपोर्ट पार्टली अलाउड हो गया, कुछ कॉम्प्लेक्सेस के लिए रिलैक्सेशन मिल गया। ठीक है, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसके लिए आप ये वाला पॉइंट लिखिएगा। पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिएगा, रिलैक्सेशन इन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल। लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन या छूट, आप रिलैक्सेशन ही लिखिएगा। ओके, इसमें लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट ऑर्बिटल, ऐसे लिख लो, अकॉर्डिंग टू लैपोर्ट ऑर्बिटल रूल, ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल, डी ट्रांजिशन is Laporte forbidden, is Laporte forbidden। ठीक, ये पॉइंट लिखिएगा। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग डी ट्रांजिशन लेपोर्ट फॉरबिडन होता है। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि डेल एल इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है ना, डी टू डी होगा तो एल की डेल एल 0 ही होगा, इसके लिए भी एल की वैल्यू वही होगी जो इसके लिए होगी, तो डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, तो ये फॉरबिडन होगा। ओके, आगे लिखिएगा, हिंदी वाले स्टूडेंट लिख लेंगे कि लैपोर्ट और कक्षक चक्रण नियम के अनुसार डी संक्रमण लैपोर्ट फॉरबिडन होते हैं, लैपोर्ट निषेध होते हैं। ठीक, आगे लिखिएगा, बट डी ट्रांजिशन, यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, बट डी ट्रांजिशन क्या हो रहा है? But डी ट्रांजिशन of some transition metal complexes, some transition metal complexes are Laporte partly allowed, Laporte partly allowed due to there is some relaxation, कंप्लीट नहीं जुड़ा, ध्यान रखना, सम रिलैक्सेशन। ओके, तभी हम पार्टली बोल रहे हैं, सम रिलैक्सेशन due to some relaxation in Laporte selection rule, in
लैपोर्ट सिलेक्शन रूल, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल, ठीक, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे। लेकिन कुछ संक्रमण धातु संकुलों के डीडी संक्रमण लैपोर्ट आंशिक अनुमत या लैपोर्ट पार्टली अलाउड होते हैं, क्योंकि लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, कुछ रिलैक्सेशन या कुछ छूट दी गई या कुछ छूट होती है इनके लिए, ठीक है ना, इनके लिए कुछ छूट होती है जिनकी हम बात करने वाले हैं, जिनमें डीडी ट्रांजिशन जो है पार्टली अलाउड होने वाला है, ठीक, ऐसे आप लिख लीजिएगा। अब लिखिएगा एक इनके लिए होता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, बट डीडी आगे लिखिए रिलैक्सेशन, ये जो लिखा दिया ना मैंने, आगे लिखिएगा रिलैक्सेशन इन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल, रिलैक्सेशन इन लैपोर्ट सिलेक्शन रूल, लैपोर्ट सिलेक्शन रूल Laporte selection rule is only for those complexes, only for those complexes in which PD mixing, ऐसे लिखना पीडी मिक्सिंग, ठीक है, इन विच पीडी मिक्सिंग अकर्स, ठीक है, लिखिएगा लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में छूट या रिलैक्सेशन केवल उन संकुलों के लिए है जिनमें पीडी मिक्सिंग पाई जाती है, ऐसे लिखिएगा पीडी मिक्सिंग, ये पीओडी ऑर्बिटल है ना, पीडी मिक्सिंग। अब सुनिएगा, ये पीडी मिक्सिंग तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, क्यों, क्योंकि हमने अभी एलएफटी नहीं पढ़ी है ना, ये आती है एमएससी में, ओके, ये एमएससी में आती है, हमने अभी तक सीएफटी तक ही पढ़ा है, ठीक, तो मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता सकती हूँ, बाकी एग्जैक्टली कैसे पीडी मिक्सिंग हो रही है, कैसे डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है, ये मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, आपको समझ ही नहीं आएगा, ठीक, तो अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, अकॉर्डिंग टू अवर लेवल, कि पीडी मिक्सिंग में होता क्या है, इतना सा ध्यान रख लो कि डी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, एक्चुअल में डी ऑर्बिटल में कुछ पी ऑर्बिटल के कैरेक्टर आ जाते हैं, क्या होता है, डी ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल के कैरेक्टर आ जाते हैं, इसे ही पीडी मिक्सिंग बोलते हैं। दैट मीन्स वी कैन से दैट डी ऑर्बिटल प्योर डी ऑर्बिटल नहीं रह पाता है, आफ्टर पीडी मिक्सिंग द डी ऑर्बिटल इज नॉट द प्योर डी ऑर्बिटल, ओके, आफ्टर पीडी मिक्सिंग, ओके। तो मैं ये बोल दूं कि यहाँ जो डीडी ट्रांजिशन होंगे किसमें, जिनमें पीडी मिक्सिंग होगी उनमें जो डीडी ट्रांजिशन होंगे वो प्योर डीडी ट्रांजिशन नहीं होंगे, ऐसे बोल सकते हैं ना, प्योर नहीं होंगे, डी ऑर्बिटल जो प्योर है ही नहीं, तो पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर भी है या पी में डी का कैरेक्टर भी है, तो डी या पी आप प्योर है ही नहीं, दोनों में एक दूसरे का कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों की मिक्सिंग हो चुकी है, तो हम ये बोल सकते हैं दैट इज देयर इज नो प्योर डीडी ट्रांजिशन, लिख लीजिएगा, there is no pure DD transition, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या लिखेंगे इसको, कि अर्थात इन संकुलों में जिनकी हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं फिर से बोलती हूँ, आपने ये लिखा होगा कि लैपोर्ट सिलेक्शन रूल में रिलैक्सेशन केवल उन संकुलों के लिए होता है जिनमें पीडी मिक्सिंग पाई जाती है, ठीक है, अर्थात उनमें डीडी संक्रमण प्योर शुद्ध नहीं होते हैं, पीडी मिक्सिंग होती है तो शुद्ध नहीं होते, ऐसे लिख लीजिएगा, अर्थात उनमें डीडी संक्रमण जो है वो प्योर नहीं होते या शुद्ध नहीं होते हैं, ठीक। हमें देखो मैं लैंग्वेज लिखनी है वैसे, क्योंकि वो चीज़ तो जो ऑर्बिटल्स बना के मैं एक्सप्लेन कर नहीं सकती, हमने एलएफटी नहीं पढ़ी है इसलिए, ठीक है, तो बस जितना आपके सिलेबस में उतना करवा रही हूँ आपको, उस अकॉर्डिंग समझ में भी आ रहा होगा आई थिंक,
जितना बता रही हूँ कि पीडी मिक्सिंग हो जाएगी तो डी ऑर्बिटल में पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर आ जाएगा, पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब डी डी ट्रांजिशन जो होगा, डी टू डी ट्रांजिशन होगा, वो एक्चुअल में डी टू डी प्योर नहीं होगा, डी में पी के कैरेक्टर भी है, ठीक है। तो वहां पर एल की जो डेल एल की वैल्यू कंप्लीटली जीरो नहीं आएगी, ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये प्योर डी ही नहीं रहा तो डेल एल जीरो कैसे आएगा। इसकी एल की वैल्यू टू जो कितनी होती है, एस पी डी टू होती है ना, तो प्योरली टू नहीं रह पाएगी, पॉइंटों में डिफरेंस आ जाएगा तो जीरो नहीं रह पाएगा, जीरो नहीं रहेगा तो फॉरबिडन नहीं होगा, फॉरबिडन नहीं होगा तो जीरो और वन के बीच में आने वाला है, जीरो और वन के बीच में वैल्यू आने वाली, डेट मीन्स पार्टली अलाउड होगा, ना ही वन होता तो कंप्लीट अलाउड हो जाता ना, तो पार्टली अलाउड हो जाता है, ठीक है। ओके चलो, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि पीडी मिक्सिंग होती है, और ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि रेडियो ट्रांजिशन प्योर नहीं है। अब ये होती किन में है वो देख लेते हैं हम लोग, ये तो पता होना चाहिए ना कौन से कॉम्प्लेक्सेस में होगी। तो लिखिएगा पीडी मिक्सिंग अकर्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पीडी मिक्सिंग अकर्स इन फॉलोइंग टू केसेस, इन फॉलोइंग टू केसेस, ठीक है। पीडी मिक्सिंग अकर्स इन फॉलोइंग टू केसेस लिखिएगा। फर्स्ट केस लिखिएगा यहाँ पे, व्हेन कॉम्प्लेक्स हैविंग, आप बिल्कुल पहचान जाएंगे, आपको ये नहीं पता ना पीडी मिक्सिंग होती क्या है या कैसे हो रही है, बिल्कुल इमेज नहीं बन पा रही होगी कैसे पीडी मिक्सिंग हो रही है, लेकिन आप कॉम्प्लेक्स देखते पहचान जाएंगे कि किस में पीडी मिक्सिंग हो रही है ना। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट, when complex having, when complex having, when complex having no center of symmetry, no center of symmetry, देखो ये पूरा खेल ही वैसे सिमेट्री का ही है ना एक्चुअल में देखा जाए तो, no center of symmetry, जब कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री समझते हो ना, मैंने एक्सप्लेन किया था सेकंड यूनिट में कि किसी पॉइंट के किसी पॉइंट से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक जाते हैं तो सेम एनवायरनमेंट मिलता है, दैट मीन्स देयर इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, जिस पॉइंट से आप इधर उधर जा रहे हैं उसी को सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो कहाँ होगी डीडी मिक्सिंग, वो कॉम्प्लेक्स जब कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, नो COS, नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब आप सोचेंगे किसमें नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है, दिखाए साफ साफ देगा। फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनमें जिनमें डीडी ट्रांजिशन होता है, ठीक है, जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनमें डीडी ट्रांजिशन होता है वो सारे लैपोड पार्टली अलाउड होते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। देख लीजिए अच्छे से पता है आपको टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे मैं मान लीजिए मेटल है, ठीक है, मेटल और मेटल के पास चार लिगेंड, टेट्राहेड्रल में चार लिगेंड होते हैं ना, तो मेटल के पास चार लिगेंड, और चार लिगेंड कैसे होंगे, दो तो प्लेन में और एक बिलो दी प्लेन और एक अबाउट दी प्लेन। याद है मैंने क्यूब से आपको एक्सप्लेन किया था यूनिट सेकंड में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ना। उस क्यूब में जाइएगा और उस क्यूब में जाके उस लेक्चर वापस जाइएगा ना, और मेटल जो जिस डॉट को हमने मेटल से रिप्रेजेंट किया था उस मेटल के अपोजिट डायरेक्शन में सेम अपोजिट डायरेक्शन में जाना और सेम डिस्टेंस में जाना, आपको सेम एटम नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, कहीं भी चले जाओ सेम एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा आपको, दैट मीन्स देयर इज नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये कैसा हो जाएगा, इसमें जो डी ऑर्बिटल है उसमें पी ऑर्बिटल के कैरेक्टर भी होंगे, दैट मीन्स यहाँ पीडी मिक्सिंग होगी, पीडी मिक्सिंग होगी तो यहाँ जो भी डीडी ट्रांजिशन होगा वो लैपोड पार्टली अलाउड होगा, ओके, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी तरीके से कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लिखिएगा। नेक्स्ट इसका एग्जांपल है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री, पूरा लिखिएगा आप, ठीक है, हैविंग नो सेंटर ऑफ सिमेट्री। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे। अच्छा पहले तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को ही देख लो, क्या होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, 6 लिगेंड होते हैं, कैसे किस कंडीशन में होते हैं, 4 तो आप प्लेन में बैठा दो, एक अबाउट दी प्लेन एक बिलो दी प्लेन, भी बिल्कुल इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया था कैसे था, है ना। अब आप इसके ना इस मेटल के से अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस तक जाओ, ये लो मेटल मिलेगा, यहाँ से जाओ यहाँ से जाओ,
बिल्कुल। यहाँ से इधर जाएंगे तो यहाँ लिगेंड मिलेगा, यहाँ भी लिगेंड मिलेगा, यहाँ वैकेंट साइट है, यहाँ भी वैकेंट साइट है, वैकेंट साइट है, वैकेंट साइट है। आप अपोजिट डायरेक्शन में किधर भी घूम जाओ, बिल्कुल आपको सेम एनवायरनमेंट मिलना है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, राइट। लेकिन कब सेम एनवायरनमेंट, कब, एक चीज और सुन लो, सेम एनवायरनमेंट कब, जब सारे लिगेंड सेम है तभी तो मिलेगा। लिगेंड डिफरेंट होगी तो सेम कहाँ से होगा? जैसे मैं एक ये लिगेंड बोल दूं, ये भी लिगेंड, अब आप ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंट सेम डिस्टेंस तक जाओ तो ये लिगेंड, जैसे यहाँ पे H2 हो तो यहाँ भी H2 मिलने वाला है। अगर यहाँ पर NH3 है, ठीक है, तो यहाँ भी NH3 मिलने वाला है। ऐसे सेंटर ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। आई थिंक बात समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी तो लेपोर्ट फॉरबिडन होगा डीडी ट्रांजिशन, और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी तो लेपोर्ट पार्टली अलाउड होगा। तो मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगी उसका क्या एग्जांपल लिख सकती हूँ? लिगेंड चेंज कर दूं, जैसे 5 लिगेंड एक जैसे बना दूं, एक डिफरेंट बना दूं, अब आप घूम जाओ, यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं रहेगी इस कंडीशन में, ठीक है। तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हैं, आराम से बना सकते हैं। आपको लिगेंड्स की नॉलेज है, आपको मेटल की नॉलेज है, बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ, मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ, ठीक है। मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही, ऑक्टाहेड्रल की बात करें ना, तो ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 लिगेंड है, तो 5 तो है H2O का होल 5, एंड एक है डिफरेंट लिगेंड दैट इज Cl। मैग्नीज का ये कॉम्प्लेक्स आयन है, दे आर पॉजिटिव चार्ज, ओके। एक तो ये, अब आपकी स्ट्रक्चर बना के देख लो, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। इसके स्ट्रक्चर में मेटल आप कहीं भी बैठा दो, ये लो H2O, ठीक है। 5 तो कहीं भी एक सेल आएगा तो यहाँ पे सेंटर सिमेट्री नहीं होगी। अगर यहाँ जाएंगे बाकी सब जगह दिखाई देगी आपको, लेकिन सेंटर सिमेट्री तो क्या है, कहीं भी जाओ आप सब जगह से सेम एनवायरनमेंट आना चाहिए, लेकिन यहाँ ये चीज चेंज हो जाएगी, Cl मिलेगा, यहाँ आपको H2O मिलेगा, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ जो भी डीडी ट्रांजिशन होगा वो पार्टली अलाउड होगा, यहाँ पीडी मिक्सिंग होगी इस कंडीशन में, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिएगा कोबाल्ट का, कोबाल्ट NH3 होल 5, NH3 होल 5 Cl, ओके। सेम से एग्जाम्पल लिए मैंने, यहाँ पर 3+ है, ठीक है, चार्ज है 3+, ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें भी वही है, 6 लिगेंड है बट डिफरेंट है, सेम नहीं है, सेम से नहीं है मतलब सेम नहीं होगा यहाँ की कंडीशन। अच्छा, सेम लिगेंड नहीं होंगे तो ये तो आपको पता होगा ना, बॉन्ड लेंथ भी लगभग चेंज हो जाने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो बॉन्ड डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगी ना, ठीक है। उस अकॉर्डिंग बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट हो जानी, सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी हालत में भी नहीं होगी इन दोनों में, ठीक नहीं होगी, तो यहाँ पर लेपोर्ट पार्टली अलाउड होगा डीडी ट्रांजिशन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डीडी ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिख लेंगे इस तरीके से कि पीडी मिक्सिंग निम्न 2 केसेस में पाई जाती है, किन किन में? व्हेन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग, जब कॉम्प्लेक्स में कोई सममिति केंद्र उपस्थित ना हो। सेंटर ऑफ सिमेट्री को क्या बोलते हैं? सममिति केंद्र, खूब पढ़ा है ना आपने फर्स्ट ईयर में, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है, और आई थिंक ऑर्गेनिक में भी पढ़ा था, है ना। सममिति केंद्र नहीं हो, फॉर एग्जांपल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चतुष्फलकीय संकुल, और ये अष्टफलकीय संकुल जिसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। कौन कौन से? तो एग्जांपल लिखा दिए, ओके। ये तो हुआ पहला केस। अब दूसरा केस थोड़ा सा टेडियस है, पर छोटा सा आ जाएगा आपको। दूसरा केस लिखिएगा क्या है। दूसरा केस उन कॉम्प्लेक्सेस के लिए है जिनमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखने आपको नॉर्मल तो पता चलेगा, हाँ है, यानी लिगेंड सारे सेम रहेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के, पूरे 6 के 6 लिगेंड सारे सेम रहेंगे, लेकिन फिर भी वहां पीडी मिक्सिंग हो जाती है, और पीडी मिक्सिंग होने की वजह से डीडी ट्रांजिशन जो है वो लेपोर्ट पार्टली अलाउड हो जाता है। वो क्यों हो जाता है वो चीज लिखिए पहले तो आप। लिखिए, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन octahedral complexes, in octahedral complexes the symmetry is destroyed momentarily, मैंने लिखा है momentarily, ठीक है, इस तरीके से लिखा है। मोमेंट होता है ना, मोमेंटरली, क्षण भर के लिए, इस तरीके से ना, कुछ ही पल के लिए, मोमेंटरली, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग, ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग। ये जो टर्म है ये आप आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वाइब्रोनिक कपलिंग, ठीक है। ड्यू टू वाइब्रोनिक कपलिंग, ओके।
लिखिएगा, पहले सुनिएगा इसको क्या है यहाँ पे। इसको एक डायग्राम से समझते हैं हम लोग पहले। जैसे कि ये मेटल है, ठीक है, इसके पास वही 6 लिगेंड है इस तरीके से ऑक्टाहेड्रल फील्ड में। ये लो, ये 6 लिगेंड बना दिए मैंने। बॉन्ड लेंथ सेम बनानी है एक बार, ठीक है ना भाई, सेम से बनाना। ओके, ये बिल्कुल सारे सेम बॉन्ड लेंथ है और सेम लिगेंड है, डेट मीन्स ये सिमेट्रिकल, यानी यहाँ ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इसकी सममिति केंद्र है। इससे आप अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पे जाओगे तो आपको सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है। ओके, लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्सेस जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस कंडीशन में भी पीडी मिक्सिंग शो करते हैं। पीडी मिक्सिंग मतलब लेपोर्ट पार्टली अलाउड डीडी ट्रांजिशन, लेपोर्ट पार्टली अलाउड डीडी ट्रांजिशन शो करते हैं। ध्यान से सुनना क्यों, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। सेकेंड ईयर मैंने बताया भी था आपको। वाइब्रेशन की बात करते हैं ना, वाइब्रेशन कैसा होता है? वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग होता है, बेंडिंग होता है, याद है ना आपको, स्ट्रेचिंग बेंडिंग। उसमें जो स्ट्रेचिंग होता है वो सिमेट्रिक भी होता है और असिमेट्रिक भी होता है, ठीक है, वही बात करेंगे। तो यहाँ कोई बोलकर वाइब्रेशन थोड़ी होगा कि मैं अब सिमेट्रिक हो रहा हूँ तो सारे बोन्ड सिमेट्रिक ही वाइब्रेट हूँ, कि अब मैं असिमेट्रिक हो रहा हूँ तो सारे ही बोन्ड असिमेट्रिक हो, ऐसा नहीं होता ना। देखो बिल्कुल ऐसा हो सकता है ना कि जैसे ये बोन्ड अगर इस साइड जा रहा है, ठीक है, यानी स्ट्रेच हो रहा है, कम हो रहा है, कंप्रेस हो रहा है, और ये वाला जो बोन्ड है वो स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है, लेंथनिंग हो रही है, बोन्ड स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी जो स्ट्रेचिंग है, ऐसी स्ट्रेचिंग क्या कहलाती है? असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है ना, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहलाती है, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये बोलूं, जितना ये बोन्ड इधर से स्ट्रेच हो रहा है उतना ये बोन्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है। समझिए मेरी बात, ये जितना यहाँ से स्ट्रेच हो रहा है उतना इससे दोनों स्ट्रेच हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम? सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग बोलते हैं। याद है आपको, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग करवाया था ना, ये पूरा आपको बनवाया था। ये फिर से आएगा अभी स्पेक्ट्रो में, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का स्पेक्ट्रो वाला चैप्टर होगा ना, वहां फिर से आप पढ़ेंगे ये, ठीक है। तो मैं ये बोल दूं, इस अकेले एक कॉम्प्लेक्स में सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग साइमल्टेनियस पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है ना। साथ साथ ऐसा हो सकता है कि कोई बोन्ड तो असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो कर रहा है, कोई बोन्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग शो कर रहा है ड्यूरिंग वाइब्रेशन, हो सकता है। और इस कंडीशन में देखो, जस्ट उस कंडीशन में उस पल मोमेंटरीली, जस्ट उस पल देखिए आप, जिस पल ऐसा हो रहा है, एक ही पल में एक साइड का बोन तो क्या असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा है, यानी कि एक कंप्रेस और एक स्ट्रेच कर रहा है, और ये दोनों स्ट्रेच कर रहे हैं, यानी एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कर रहा है। उस पल में इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री खत्म हो जाएगी ना, इसकी सेंटर ऑफ सिमेट्री उस क्षण के लिए, उस मोमेंट के लिए फिनिश हो जाने वाली, और उस कंडीशन में पीडी मिक्सिंग हो जाएगी। पीडी मिक्सिंग हो जाएगी तो जो भी डीडी ट्रांजिशन होना है वहां पे वो लेपोर्टे पार्टली अलाउड होगा, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा यही लिखा रखा है कि इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द सिमेट्री इज डिस्ट्रॉयड, सिमेट्री विकृत हो जाती है, सममिति, आप ऐसे लिखिएगा, ऑक्टाहेड्रल संकुलों में सममिति विकृत हो जाती है क्षणबद्ध के लिए, ठीक है, क्षणबद्ध ही वर्ड होता है शायद का, कुछ ही पल के लिए ना, सिमेट्री विकृत हो जाती है वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण। इसको वाइब्रोनिक कपलिंग ही बोलते हैं, ठीक है। इसको और अच्छे से समझना चाहो तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांजिशन वाइब्रेशन होता है यहाँ पे, आप इसको ऐसे लिख लीजिएगा, साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉनिक एंड वाइब्रेशन, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एंड वाइब्रेशन, ऐसा इस कंडीशन में देखने को मिलता है भाई। जैसा मैं बता रही हूँ ना, एक ही क्षण में असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और उसी वक्त सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग हो रही है, ऐसा कब होता है? ये सब आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ोगे स्पेक्ट्रो में, आप बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे, उसमें आप वेरियस एनर्जी लेवल्स पढ़ेंगे, एनर्जी लेवल्स अकॉर्डिंग टू बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में डिवाइड होते हैं, और वाइब्रेशनल बहुत सारे रोटेशनल में डिवाइड होते हैं, बिल्कुल आप फिजिक्स में ही पढ़ोगे, और आप पढ़ लिया होगा शायद सेकंड ईयर में फिजिक्स में तो, और अब फाइनल ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, केमिस्ट्री के वे में पढ़ोगे, ठीक है। तो वहाँ ये बताया जा रहा है कि जब साइमल्टेनियस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी हो रहा है, वाइब्रेशन भी हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन आती है, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग और सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग आती है। एक्चुअल में इस दौरान होता क्या है, ये वाली कंडीशन आती है जो मैंने आपको भी समझाया ना, ये वाली कंडीशन आती है, और इस कंडीशन में क्या होता है, इसकी सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाती है, इसकी सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो पीडी मिक्सिंग हो जाएगी, और पीडी मिक्सिंग हो जाएगी तो डीडी ट्रांजिशन हो जाएगा। ओके, तो ये एक पॉइंट था, आपको याद करना है, आई थिंक समझ में आ गया होगा तो आप लिख भी लेंगे,
ठीक है, लिख लीजिएगा आगे क्या लिखेंगे, अष्टफल के संकुलों में समिति क्षणभर के लिए क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, विकृत हो जाती है वाइब्रोनिक कपलिंग के कारण। ठीक, आगे आप इसके ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के साथ साथ वाइब्रेशन होना। ठीक है, ओके, वैसे होता ऐसे ही है ना। ओके, तो ये रिलैक्सेशन कंप्लीट हुआ आपका, अच्छे से सारे पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। जब भी आपको लेपोर्ट सिलेक्शन रूल अलग से पूछे तो आप लेपोर्ट सिलेक्शन रूल के साथ ही रिलैक्सेशन भी जरूर लिख कर आएंगे। ओके, अच्छा, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है सिलेक्शन रूल। ओके, इसके बाद जो हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल्स, अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ग्राउंड स्टेट टर्म सिंबल, ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यानी टर्म सिंबल निकालना सीखेंगे हम। उसको टर्म सिंबल को निकालने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, यहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स यूज होने वाली है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप किसी रिएक्शन को पढ़ते हैं, रिएक्शन आपने फर्स्ट ईयर में रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी ना, मैंने करवाई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। उसमें आपने क्या किया था, सबसे पहले आपने रिएक्शन को समझने के लिए कुछ टर्म्स सीखी थी, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, रिएजेंट क्या होता है ना, और प्रोडक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने ये भी सीखा था, हम बॉन्ड का क्लीवेज होता है तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है, कैसे शो करते हैं, है ना, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ये सारा हमने सीखा। उसके बाद आपके फर्स्ट चैप्टर में यही था ना, उसके बाद हम रिएक्शन पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे, है ना। इसी तरीके से स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड से टर्म सिंबल निकालने के लिए हमें कुछ ऐसी टर्म्स पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद हम ये यहाँ इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो छोटी छोटी टर्म्स है आपको वैसे आती भी है, बस मुझे रिकॉल ही करवाना है। बिल्कुल आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीख रखा है, NLM ऐसे करके कई चीजें सीख रखी है, वो कुछ कुछ नई भी उसमें ऐड होती जाएंगी। ठीक है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो उनको, और नहीं चाहो तो मत भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको समझना जरूरी है। तो पहले उनको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर ये टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए जो छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें, वो हम अभी करने वाले हैं। ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वांटम नंबर की बात करूंगी। किसकी? क्वांटम नंबर्स की। क्वांटम नंबर्स कल ही डिस्कस कर रही थी मैं कि कितनी होती है, 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, N, L, M और MS बोल सकते हो उसको ना, स्पिन वाले को S भी बोलते हैं और MS भी बोलते हैं। ठीक है, ये 4 क्वांटम नंबर्स होती है। ठीक है, जिसमें से N को तो क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मैं ऐसे लिख लूँ। ठीक है, और एल को बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, कल इसका भी नाम लिखवाया था मैंने आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसी तरीके से एम को क्या बोलते हैं, एम को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, राइट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एंड एमएस को क्या बोलते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर होती है, चारों कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट करती है। जैसे अच्छा, इनकी वैल्यूज क्या क्या होती है पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ। एन की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, 0 से नहीं, 1 से, ध्यान रखना, 1 2 3 4 एंड सो ऑन ऐसे करके। ठीक है, इसी तरीके से जो एल की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ओके, एक्चुअल में एल जो होता है वो n-1 होता है। ऐसे कुछ फॉर्मूले, कई फॉर्मूले इनके आपस में बनते हैं रिलेशन के, हमें एक बार वहां नहीं जाना है, हम डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे आइडिया लेने वाले हैं कि कौन क्या है। ठीक है, एल की वैल्यू 0 1 2 3, एल 0 से स्टार्ट होती है। बिल्कुल कल हमने देखा ही था ना, 0 किसके लिए था, एस ऑर्बिटल के लिए था, ये पी ऑर्बिटल के लिए था, ये डी के लिए था, एफ के लिए था, जी के लिए था, एंड सो ऑन। ऐसी बात हमने की थी एल की वैल्यू। ठीक है ना, आगे एम, एम क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है एक्चुअल में -L2 + L होता है। ठीक है, -L2 + L होती है इसकी वैल्यू। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल मैं P की बात करूं तो P के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1 है L की वैल्यू, तो इसके लिए ये किसकी वैल्यू, L की वैल्यू, तो इसके लिए M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू +1 0 और -1, ये 3 M की वैल्यू हो जाएगी, 3। ठीक है, इसीलिए तो P 3 होता है, PX PY PZ, है ना, PX PY
pz होती। इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ये m जो है एक्चुअल में m जो मैंने कल आपसे कहा था ना, आप सोच के रखना क्या बताती है m और ये s है ना, ये क्या बताती है देखना। अब सुनना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या बता रही है, p सबशेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल को ही तो बता रही है ना। सबशेल मतलब उपकोश में उपस्थित कक्षक को बता रही है, समझ रहे हो। और n जो है वो शेल को बताता है, नंबर ऑफ शेल। ओके, कौन सा फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, ये सब शेल को बताता है, ये ऑर्बिटल को बताता है। ऑर्बिटल में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आ गया होगा शायद। कोश, फिर उपकोश, फिर ये कक्षक और फिर ये इलेक्ट्रॉन। ओके, तो m क्या बताता है, किसी सबशेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन में प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल को बताता है। देख लीजिए, हमने p की बात की थी ना, p के लिए l की वैल्यू क्या थी, 1 थी। l के लिए 1, तो m की वैल्यू +1 0 -1 क्यों -2 प्लस l होती है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग 3 आ गई ना, वैल्यू 3 आ गई, तो 3 ऑर्बिटल होंगे। समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की। तो जस्ट आगे वाली बात देखो, ये शेल कौन बता रहा था, n बता रहा था। सब शेल कौन बता रहा था, l बता रहा था। फिर ऑर्बिटल किसने बताया, m ने बताया। ठीक है, ऑर्बिटल की बात m ने की, तो अब इलेक्ट्रॉन की बात करेगा। स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम नंबर, ठीक है ना, ये स्पिन को बताता है। यानी चक्रण क्वांटम नंबर कितनी होती है, केवल 2 ही होती है, या तो +½ होती है या -½ होती है। यही बात करते हैं ना हम। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। ध्यान रखना, किसको बताता है, एक ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल तक तो यहाँ आ गए अपन। फिर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है। तो एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो स्पिन कितनी, या तो +½ या -½ 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन। ठीक है, ऐसे ऐसे शो करते हैं जिनको। आई थिंक यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। ये बार बार में हमारी ना एल और एम की वैल्यू ना यूज होती रहेगी, तो आपको और क्लियर होती जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे देखिएगा, आगे सुनना। तो अच्छा, अब हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं किसी स्पेशीज, किसी भी एलिमेंट के लिए आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, इनके अंदर फिल करते हो ना। आप क्या करते हो, आप शेल भी लिखते हो, फिर शेल में आप सब शेल भी लिखते हो, फिर सब शेल में ऑर्बिटल होते हो, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करते हो। यही करते हो आप, ऐसे ही करते हो ना। तो इलेक्ट्रॉन फिल ऐसे तो करते हैं, पहले एस में फिल करते हैं, फिर एस में, फिर पी में, फिर एस में, फिर पी में, फिर एस में, फिर डी में, फिर पी में, फिर एस में, फिर डी, फिर पी, फिर एस एफ डी पी। आप सोचोगे ना मैं ऐसे कैसे फटाफट लिख दे रही हूँ। फिर एस एफ डी पी, आई थिंक मैंने आपको बताया भी होगा सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में बताया होगा ऐसा। ये सीक्वेंस है ना, ये मैंने ऐसे कभी बताया तो ऐसे बताया, उनको रट लेना। इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फिल करते हैं, और फिर यहाँ पर आप नंबर डाल दो, 1s, ठीक है, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, फिर 5s, ऐसे करके। ठीक है, और p जो है वो किससे स्टार्ट होता है, p2 से स्टार्ट होता है, 2p, 3p, 4p, ऐसे करके। फिर d जो है वो 3 से स्टार्ट होता है, तो 3d, 4d, 5d, एंड f जो है 4 से स्टार्ट होता है, ऐसे करके आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये 1 जो है वो तो n है, नंबर शेल है। ठीक है, एस क्या है, सब शेल है, एस पी डी एफ ये सब शेल है। 1 2 3 क्या है, 1 2 3 शेल है। तो इनकी वैल्यू देखो 1 से 0 से स्टार्ट नहीं हो रही है ना, 1 से स्टार्ट हो रही है। एल की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, एल की एस के लिए 0 होती है। ठीक है ना, उसके बाद इतनी बात हो गई। ठीक है, फिर आप उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हो, 2 फिल करते हो, यहाँ 2 फिल करते हो, यहाँ 6 फिल करते हो। तो ये कैसे पता चल रहा है कि दो चक्रण है ना एक ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की, तो इस तरीके से। अच्छा, अब आप इलेक्ट्रॉन इनमें, तो ऐसे तो अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया कि पहले इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये ऑर्डर आया कैसे आया ये ऑर्डर एक्चुअल में आया, रूल ये होता है इलेक्ट्रॉन को फिल करने का कि सबसे पहले मिनिमम एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाता है, मिनिमम एनर्जी लेवल में। ठीक है ना, तो उस अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट शेल में फिल किया जाता है, ऐसे करके। फिर आगे जब ये ऑर्बिटल्स है ना एसपीडी, मिनिमम एनर्जी लेवल में देखो, फर्स्ट जो शेल है उसमें केवल ऐसे। सेकंड शेल में कौन है, सेकंड शेल में एस भी है और पी भी है। ठीक है, थर्ड शेल में कौन है, थर्ड शेल में मैं बहुत फास्ट हो गई ना, एस है, बी है और पी भी है, और थर्ड शेल में एस भी है, पी भी है और डी भी है। ऐसे करके देख लीजिएगा आप, एसपीडी दोनों आएगा, तीनों आएगा। फिर आगे फोर्थ में एसपीडीएफ सब आएंगे। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हो गई। तो फर्स्ट शेल की तो कोई बात ही नहीं है, एक ही एस है, तो वहां आप 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हो। अब सेकंड शेल में आए तो एस बी है, पी बी है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करे, तो वो ऑर्डर ऑलरेडी आपको लिखवाया हुआ है, पहले किस में फिल करे। एक्चुअल में यहाँ रूल कौन सा लागू होता है, आपको याद होगा, ऑफबाउ और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होता है। उन दोनों रूल को फॉलो करते हुए n+l की वैल्यू इसके लिए मिनिमम हो, है ना, वहां फिल करते हैं, उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग ये सिक्वेंस दी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आइडिया हुआ बिल्कुल जनरल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब आगे सुनना, इस तरीके से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिल होता है। ठीक है, अब मैं ये बात करूं, आपको ये नहीं पता है, ठीक है ना, आपको मैंने ये बता दिया कि p में इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है,
पी में इलेक्ट्रॉन 1 है, अब आप कैसे फिल करेंगे? तो देखो कितनी सारी पॉसिबिलिटी आ गई। पी में इलेक्ट्रॉन 1 है तो मैं बोल दूं 2p में, तो 2p में इलेक्ट्रॉन 1 की मैं बात करूं, 2p में मैं इलेक्ट्रॉन 1 की बात करूं, ध्यान से सुनना, अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक मोड़ ले रहा है ना, यहाँ ध्यान से सुनना। 1 2 3 4 5 एंड एक को बना देती हूँ ना 6। अब सुनना आप ध्यान से, मैं बात करूं 2p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन की कैसे फिल करेंगे आप, ठीक है। तो ये तो फिक्स हो गया 2p में भरना है। देखो हम यहाँ ये तो बोलते हैं बस 2 में और p में, एंड पाउली और जो अफबाओ बस इतना ही बता पाता है कि जैसे सेकंड शेल में आ गए आप, ठीक है, अब p में भरना है, अब p में भरना है कि s में भरना है, इतना फिक्स कर देगा। यहाँ तक इतना फिक्स जाता है कि आपको पहले s में भरना है p में भरना है, तो उस अकॉर्डिंग देखो पहले s में भरना है फिर p में भरना है, ठीक है। अब आप p में आ गए, इलेक्ट्रॉन है एक ही, ठीक है, तो आप कहाँ फिल करेंगे? अब देखो p में कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, आपको पता है ना, p के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक की वैल्यू +1 ms, जो m की वैल्यू होती है ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, +1 होती है, एक के लिए 0 होती है, एक के लिए -1 होती है, ठीक है। मैं सिर्फ एक ऑर्बिटल, इस एक p ऑर्बिटल की बात करी, मैंने बहुत सारे क्यों बनाए भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है ना, केवल इसकी बात कर रही हूँ, इस पर ध्यान मत देना एक बार, ये चीज है, ठीक है। आपको एक इलेक्ट्रॉन फिल करना है, बिल्कुल फिल करना है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 3 घर है ना, सेम एनर्जी के हैं, दिख रहे हैं आपको, डीजनरेट एनर्जी लेवल है ना, सेम है, तो आप कहीं भी फिल कर दो ना। फिर कहीं भी फिल करने की भी हर एक ऑर्बिटल में 2 पॉसिबिलिटी है, एक को +½ से या फिर आप इसको -½ से, तो एक ऑर्बिटल में 2 पॉसिबिलिटी, या तो ऐसे फिल करो या ऐसे फिल करो, समझ रहे हो मेरी बात को? तो ओवरऑल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? 6 हो जाएगी ना। देखो कैसे, आप ऐसे फिल कर सकते हो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, आप यहाँ भी फिल कर सकते हो, आप यहाँ भी फिल कर सकते हो, इतना हो गया, ठीक है। अब आपने ऐसे फिल किया, आप इसको ऐसे भी तो फिल कर सकते हो, -½ से भी फिल कर सकते हो, -½ से आप यहाँ भी फिल कर सकते हो, -½ से यहाँ भी। इसके अलावा देखो, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं आई, केवल ये 6 पॉसिबिलिटीज होगी 2p में 1 इलेक्ट्रॉन को फिल करने की, या 3p 4p जो भी बोल दो, एक इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में फिल करने की 6 पॉसिबिलिटीज आई, ठीक है, ये आएंगी। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं माइक्रोस्टेट्स। क्या बोलते हैं इनको? माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं, ओके, सूक्ष्म अवस्थाएं बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं P2 की बात करूं, P2 की बात करूं, तो आप लोग है ना फिल करके देखना, आप लोग खुद फिल करके देखना, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी P2 के लिए, P2 के लिए ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, लेकिन बहुत सारी जो भी होंगी ना फिक्स होंगी, ऐसे नहीं इनफाइनाइटी आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो फिक्स है ना कि 3 तो क्या है ऑर्बिटल है, और 2 टाइप के क्या है स्पिन है, 2 टाइप से भर सकते हैं एक में। तो जैसे मैं ऐसे फिल कर सकती हूँ, है ना, मैं ऐसे भी फिल कर सकती हूँ, ऐसे करके फिर मैं इसको ऐसे ही फिल कर सकती हूँ, ठीक है, और ऐसे करके फिर मैं इसको ऐसे भी तो फिल कर सकती हूँ, एक यहाँ ऐसे डिफरेंट स्पिन दिखा दूँ, ऐसे करके और भी इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो जाएगी। ऐसे मैं ऐसे भी तो फिल कर सकती हूँ, ऐसे कर दूँ, ऐसे कर दूँ, है ना। तो ऐसे करके आप फिल करके देखना। टोटल 15 स्टेट आई, अभी तो मैं इतना फिल करूँगी कोई मतलब नहीं है, आप समझ रहे हो शायद मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आप इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने तरीके बता दिए, ऐसे फिल कर सकते हो, ऐसे फिल कर सकते हो, ऐसे फिल कर सकते हो ना। अब डिफरेंट ऑर्बिटल में आप फिल करके देखना, 15 पॉसिबिलिटीज आएगी। दैट मीन्स देयर इज 15 माइक्रोस्टेट्स फॉर P2 कॉन्फ़िगरेशन, 15 माइक्रोस्टेट, ओके, ये इनको बोलते हैं माइक्रोस्टेट, ठीक। ये हम क्यों बोल रहे हैं, ध्यान रखना, ये हम क्यों बोल रहे हैं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थे ना, वो बस यहीं तक थे कि जैसे सेकंड शेल में S में आएगा या P में आएगा, थर्ड शेल में S में आएगा, P में आएगा या D में आएगा, है ना, S इतना ही बताते, उसके बाद कहाँ पर आएगा ये नहीं बताते, ठीक है ना। लेकिन आपको ऑलरेडी ही ये बता दिया जाता है कि आपको इलेक्ट्रॉन ऐसे भरना है कि पहले अनपेयर्ड भरो, अनपेयर करो, उसके बाद आपको पेयर करने ऐसे करके, है ना। लेकिन ओवरऑल तो माइक्रोस्टेट इतनी सारी होती है, किस तरीके कैसे भी फिल कर दूँ, ठीक। इनमें से अब ध्यान से सुनना, इनमें से वैसे तो इनकी सबकी जो डीजनरेसी है वो सेम है, एनर्जी सेम है ना, सेम एनर्जी के 3 ऑर्बिटल, सेम एनर्जी के, लेकिन फिर भी जैसे यहाँ तो बिल्कुल सेम है, यहाँ की बात करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा, ध्यान रखना, इनमें आपस में इंटरेक्शन होगा। यहाँ इंटरेक्शन कुछ और होगा, यहाँ जो होगा वो यहाँ पर होगा, यहाँ कुछ और होगा, देखो डिफरेंस आ रहा है ना, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पर देखो स्पिन चेंज है तो यहाँ इंटरेक्शन कुछ और होगा, ठीक है ना, और यहाँ एक साथ ही है तो यहाँ इंटरेक्शन कुछ और होगा, ठीक है। इनमें इलेक्ट्रॉन आपस में खुद स्पिन कर रहे हैं, फिर ऑर्बिटल में तो ऑर्बिटल भी का भी कोई ना कोई मोशन है,
ठीक है, उन सबको इंक्लूड करके इनकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ऑर्बिटल की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इनकी मोशन की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, उन सब से ये आपस में क्या होंगे, इंटरेक्ट होंगे, और उस वजह से इन जो डिफरेंट डिफरेंट ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाए हैं 15 बनेंगे, इन सबकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट होगी भाई। इन सब की एनर्जी क्या होगी, इन सब की एनर्जी, ध्यान से सुनना, डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, उन इनमें से वो एनर्जी उस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी, उस P2 कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी जो सबसे कम होगी उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। उन 15 में से सबसे कम होगी उसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। तो हम ये सीखेंगे कि वो ग्राउंड स्टेट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और एक स्पेशल सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारा हम आगे सीखने वाले हैं। आपको इतना समझ में आ रहा है कि इनकी एनर्जी डिफरेंट डिफरेंट क्यों होगी, कि इलेक्ट्रॉन में इंट्रैक्शन होगा, हाँ ठीक है, तो डिफरेंट एनर्जी अपने आप ही डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। तो इनमें से जो सबसे कम एनर्जी होगी वो ग्राउंड स्टेट, और हम यही बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं भरा जाएगा जहां मिनिमम एनर्जी हो, ठीक है, मिनिमम एनर्जी वाले लेवल में, मिनिमम एनर्जी वाले स्टेट में इलेक्ट्रॉन फील होगा। तो यहाँ से इन 15 में से जिसकी एनर्जी मिनिमम होगी ना, वहां इलेक्ट्रॉन फील होगा, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी, और वो हम ऐसे ही भरते हैं, ये वाला ऐसे, ठीक है ना। खैर, तो सुनिएगा, तो ये बात तो हम जस्ट आगे करेंगे, उससे पहले ये माइक्रो स्टेट की बात कर लेती हूँ। माइक्रो स्टेट जो होता है उसको सॉल्व करना मुश्किल है ना। P1 था तो अपन ने फटाफट निकाल दिया, अब 15 थे तो मुझे खुद को भी देखो जो आ रहा है, मैंने आपको बता दिया, आप करके देख लेना और 15 आएगा ना। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, और बिल्कुल मैथ्स वाले स्टूडेंट तो समझ भी रहे होंगे, प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले आते हैं, उनसे आप बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लीजिए आप। फॉर्मूला लिखिएगा, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट की, माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, एक मिनट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है, यहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, और वहां का जो चीज आपको नहीं पता ना, वो आप शॉर्ट में कहीं भी अपने जनरल नॉलेज के लिए लिख लीजिएगा, जो मैंने जस्ट पहले आपको समझाया, ठीक है। यहां से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपोन में r फैक्टोरियल एंड n माइनस r का फैक्टोरियल, ओके। ये इसको फैक्टोरियल बोलते हैं साइन को, बिल्कुल मैथ्स वाले स्टूडेंट समझ रहे होंगे। कैसे सॉल्व करते हैं मैं समझाऊंगी जस्ट, ठीक। पहले लिख लीजिएगा, यहाँ ये टर्म है क्या, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, number of twice of orbital in a subshell, in a subshell, ठीक है। क्या है ये, एक सबशेल में प्रेजेंट ऑर्बिटल का डबल है, ठीक है। आप ऐसे लिख लेना, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल, आपको समझ में आ जाएगा, अभी इसी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। फैक्टोरियल, अच्छा ये फैक्टोरियल लगाने की जरूरत नहीं है भाई, ये n क्या है सिर्फ वो बताना है ना आपको, तो फैक्टोरियल तो भी समझ में आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। r क्या है, इसको ऐसे ना लिख ही लीजिए, एक मिनट, ठीक है, ये सही है। r इज इक्वल टू, r है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट लिख रही हूँ मैं, आपको प्रेजेंट लिखना है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दैट सबशेल, इन दैट सबशेल। कौन सा सबशेल, जो जिसका आपने यहाँ पर ऑर्बिटल के नंबर लिखा है, ठीक है ना, उसी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो है r, ठीक है। अब देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम P2 का ले लेते हैं। P2 मैंने आपको बताया था ना कितनी माइक्रोस्टेट होनी है, 15। अभी चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले से, जस्ट देखो फटाफट आ जाएगा। अच्छा क्या है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबशेल। सबशेल क्या होता है, SPDF होते हैं सबशेल, SPDF ये कक्षक होते, सॉरी क्या होते हैं, उपकोष होते हैं, इन्हीं को सबशेल बोलते हैं ना, SPDF को, ओके। तो यहाँ P सबशेल है, सबशेल में कितने, क्या बोला है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, ट्वाइस ऑफ ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल कितने होते हैं, बिल्कुल आपको पता है, P में 3 और 1 2 3 3 ऑर्बिटल है, तो इसका ट्वाइस लिखना है आपको। इसका ट्वाइस मतलब 3 के 6 हो जाएंगे ना, तो 6। समझ रहे हो मेरी बात, तो कैसे आया ये, कि जितने भी ऑर्बिटल है गिवन सबशेल में उसका डबल लिखना है आपको, ट्वाइस लिखना है, 6, ओके।
तो फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन आर का फैक्टोरियल। आर क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सबशेल, इन दैट सबशेल। इस सबशेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2 मिले ना, तो बस 2 पुट कीजिए, सिंपल। ओके, फिर क्या करना है? फिर वही n माइनस आर है, तो n की वैल्यू क्या है? 6, r की वैल्यू क्या है? 2 का फैक्टोरियल। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाने वाला है? जस्ट नेक्स्ट, फैक्टोरियल ऑफ 6 अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 2 दैट इज 4। ओके, 4 फैक्टोरियल, तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया ना। ओके, अब बाकी सबको आता है, जिनको नहीं आता वो देख लीजिएगा, बाकी बिल्कुल लिव कर सकते हैं क्लास, है ना। 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं? जो जिसका भी फैक्टोरियल होता है ना, उसको मल्टीप्लिकेटिंग टर्म में लिखते जाओ 1 तक, ऐसे होता है। जैसे 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, इस तरीके से, ठीक है। ये फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल को खोल के ऐसे लिखते हैं, बस सिंपल सा है, ठीक। फिर 2 की बात करूँ तो 2 का फैक्टोरियल कैसे लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, इसी तरीके से मैं 4 की बात करूँ तो 4 को कैसे लिखोगे? 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सिंपल है ना। अब क्या है? अब तो कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई डिवाइड ही तो है, तो काट दो बस। 4 3 2 1 ये सारे से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ठीक। फिर आगे देखना क्या बचा यहाँ पर, 6 5 जा 30 बचा और 2 1 जा 2 बचा नीचे, ठीक है। तो कितने आ गए? आ गए ना 15, आ गए ना, समझ में आ गया ना कैसे कैसे सॉल्व करते हैं माइक्रोस्टेट। आपको वैसे अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे आप अरेंजमेंट बनाएंगे फिर लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। आप P1 P2 तक कर लेंगे, आगे तो बिल्कुल नहीं, परेशान हो जाएंगे और पक्का गलत होगा। गलती होने के चांसेस 99% है, ठीक है, और टाइम वेस्ट होने के चांसेस भी 100% है, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला यूज कीजिए और निकाल लीजिए, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप लोग सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी। आप लोग D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए, D4 के लिए, D5 के लिए, D6, D7, D8, D9 एंड D10 के लिए माइक्रोस्टेट जरूर निकालिएगा, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, मैं फिर बोल रही हूँ, लेकिन आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको समझ में आएगा, जो समझाया है वो चीज़ एक्चुअल में समझ में आएगी आपको, ठीक है। तो आप सॉल्व कीजिएगा, आंसर आता है वो आंसर केवल सेंड कर सकते हैं मेरे को आप, ठीक है, मैं देख लूंगी। बाकी आज काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम एक्चुअल में जो टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे वो कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल बेसिक्स बताया मैंने आज आपको। ओके, सो थैंक यू।